अगर आप भी एफबीआर में टैक्स रिटर्न जमा करवाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले आप एक्सेल शीट प्रिपेयर करें, ठीक है जी। वो किस तरह प्रिपेयर करनी है वो सारी हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमने कैसे कलेक्ट करने हैं और कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे और उनको रीड करना देखेंगे, ठीक है जी। इस वीडियो में तमाम हम चलेंगे और मैं आपको सारी डिटेल समझाऊंगा। अगर आप नए हैं या आपने पहले कभी फाइल नहीं किया या अगर आप फाइल करते हैं तो आप भी देख सकते हैं, ठीक है जी। शुरू करते हैं। सबसे पहले यूजुअली जो आदमी एफबीआर में रिटर्न जमा करवाते हैं उनके पास सेविंग अकाउंट होगा या करंट अकाउंट होगा, जो भी अकाउंट होगा आपका। आपने ये देखें जी, बैंक प्रॉफिट इनकम, ठीक है जी। बैंक नेम आपने लिखना है, ये मैंने रफली आपको समझाने के लिए लिख दिया है। आप इसमें मजीद ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। अकाउंट टाइप लिख लें, लिखनी है लिख लें, नहीं लिखनी तो आपकी मर्जी, लिख लेंगे तो सही है, फ्यूचर में आपके काम आएगा। यहाँ पे इसके लिए 25 है, इसे कॉपी करें, 26 का रिटर्न जमा करवाएं, 27 का करवाएं, 28 का करवाएं। इजीली हर साल आप करवा सकते हैं इस फाइल की मदद से। प्रॉफिट अर्न, यहाँ जिस भी बैंक का आपका प्रॉफिट होगा वो आप यहाँ पे लिख दें। उसमें जितना टैक्स डिटेक्ट होगा वो यहाँ पे लिख दें। जितनी भी येलो हाईलाइट है कॉलम्स वो आपने टच नहीं करने, ठीक है जी। कोई भी येलो जो हाईलाइट कॉलम्स हैं वो आपने टच नहीं करने, ठीक है जी। यहाँ फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए 100 कर देता। 100 जी प्रॉफिट हुआ है, टैक्स कितना कटा है जी? 15 रिया, 15 रुपया, ठीक है जी। अभी आ गया जी बैंक अलफला आरडीए। तो आरडीए में हमारा जो टैक्स है वो नहीं कटता, तो आप आरडीए में लिख दें, ठीक है जी। अच्छा, एक और बात ध्यान में रख लें कि ये वीडियो ओवरसीज पाकिस्तानी और जो रेजिडेंट्स पाकिस्तानी है दोनों के लिए है, ठीक है जी। इसमें दोनों रिटर्न जमा करवा सकते हैं। मैंने सारा तरीकेकार इसमें बता दिया है। ऑफ कोर्स जो नॉन ओवरसीज हैं उनके पास आरडीए का अकाउंट नहीं होगा, जो ओवरसीज हैं उनके पास आरडीए का अकाउंट भी होगा और जो नॉर्मल अकाउंट है वो भी होगा, ठीक है। अगर सिर्फ आरडीए है तो वो आरडीए में डाटा फिल करें, उनके सामने सारा रिजल्ट आ जाएगा। वो मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ तक आपको समझ आ गई ये आरडीए का इसमें टैक्स नहीं करता जो मैंने अमाउंट लिखी हुई है, वो आप अपने जो बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट है वहां से देख के लिख सकते हैं, ठीक है जी। ये सारा डाटा आपने बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट से लिखना है। करंट अकाउंट है तो ऑफ कोर्स करंट अकाउंट में आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ठीक है जी। इसी तरह अगर आपका आरडीए सेविंग अकाउंट है किसी भी बैंक में तो वो उसका अगर प्रॉफिट हुआ तो वो आप यहाँ पे लिख दे, टैक्स उसका ऑफ कोर्स 0 होगा, ठीक है जी। क्योंकि आरडीए का जो सेविंग अकाउंट है उस पर कोई टैक्स भी नहीं कटता। आगे आ गया जी ये नेट रिसीव, ये आपने टच नहीं करना है इस कॉलम को, ठीक है जी। ये जितने भी येलो हाईलाइट है आपने टच नहीं करना। क्लोजिंग बैलेंस ये आपने अपनी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट से देख लेना है या अपने बैंक अकाउंट का जो टैक्स सर्टिफिकेट है वहां पर भी अमाउंट दर्ज होती है, क्लोजिंग बैलेंस, टैक्स और प्रॉफिट रिसीव या ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है जी। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट भी आएगा, यहाँ प्रॉफिट अर्न आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ आपने लिखना है क्लोजिंग बैलेंस, ये मैंने आपको समझाने के लिए रफली लिखा हुआ है अमाउंट कुछ। ये आप अपनी जो अकाउंट की स्टेटमेंट है वहां से देख के लिख सकते हैं। ये लिखा हुआ है आरडीए प्रॉफिट नो नीड टू एंटर इन एफबीआर, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा कि जो बैंक प्रॉफिट है आरडीए पे वो लिखने की जरूरत नहीं है एफबीआर में, ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं जी प्रॉफिट ऑन टर्म डेपोजिट। अगर आपका किसी भी बैंक अकाउंट के थ्रू टर्म डेपोजिट है, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल अल्फला के थ्रू है, मिजान के थ्रू है, तो उसमें जितना प्रॉफिट होगा वो आप यहाँ पे लिख दें। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 100 प्रॉफिट हुआ जी मुझे, टैक्स कितना कटा जी? 15, ठीक है जी। वो आप यहाँ पे लिख दें, दैट्स इट। क्लोजिंग बैलेंस लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट ऑन डेपोजिट होगा वो उसी साल आपने प्रॉफिट रिसीव कर लिया होगा और वो मेच्योर हो गया होगा। अगर बिल फर्ज आपका टर्म डेपोजिट मेच्योर नहीं होता तो फिर आपने यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस लाजमी रखना है, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी डिटेल इस फॉर्म में हाईलाइट हो जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आपने लिख देना है अगर मेच्योर नहीं हुआ और आपको प्रॉफिट मिला है। क्योंकि कुछ टर्म डेपोजिट होते हैं वो फॉर एग्जांपल 5 साल के हैं तो वो 6 महीने बाद
आपको प्रॉफिट देते रहते हैं। तो आप जितना भी क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है उसको, ठीक है जी। आगे आगे जी डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम ये ज़्यादा अहम है, ये आपने एहतियात से समझ लेनी है। स्टॉक मार्केट में आपने डिविडेंड 0% पे जो भी आपको डिविडेंड मिला होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना, ग्रास डिविडेंड और उसका टैक्स। इसी तरह 7.5% पर अगर आपको कोई भी ग्रास डिविडेंड मिला है तो यहाँ पे लिख दें, उसका टैक्स लिख दें। इसी तरह अगर आपको डिविडेंड 15% पर मिले हैं, जितने भी मिले हैं 15% पर, वो आप यहाँ पे लिख दें और उसका जितना भी टैक्स कटा है वो यहाँ पे लिख दें, ठीक है जी। इसी तरह मिजान म्यूचुअल फंड, ये मैंने लिखा हुआ है, यूबीएल म्यूचुअल फंड, इस तरह अल्फलाह म्यूचुअल फंड, ये मैंने आपको समझाने के लिए चीज़ें लिखी हुई हैं कि इसमें हमारे पास दो तरह के टैक्स कटते हैं। 2025 में दो तरह के टैक्स कटेंगे डिविडेंड पे, एक 15%, एक 25%। ये म्यूचुअल फंड की कैटेगरी पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर म्यूचुअल फंड जो है वो डेट फंड है, फिक्स इनकम है, तो 25% कटेगा। अगर म्यूचुअल फंड स्टॉक फंड है, कोई भी स्टॉक फंड हो सकता है, तो उस पे जो डिविडेंड की अमाउंट है उस पे टैक्स कटेगा 15%, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, ये आप अपनी स्टेटमेंट से देख के यहाँ पे ग्रॉस डिविडेंड और उस पे जितना टैक्स कटा है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फर्दर इसको हमने किस तरह डिवाइड करना है कि 25% को सेपरेट करेंगे, 15% को सेपरेट करेंगे, वो आप म्यूचुअल फंड की जो वेबसाइट है वहाँ से टैक्स सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर डिटेल आपको मिल जाएगी, या एफबीआर में ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा। वो आप वहाँ से अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 25% की टैक्स के साथ सेपरेट और 15% टैक्स के साथ सेपरेट। अगर आपका सिर्फ डेट फंड है तो वो टोटली 25% होगी अमाउंट। अगर आपका पास दोनों फंड है, स्टॉक फंड भी हैं, डेट फंड भी हैं, तो मिक्स होगा प्रॉफिट रिटर्न उनका, सॉरी टैक्स उनका। इसी तरह अगर आपका पास सिर्फ स्टॉक फंड है तो वो 15% ही टैक्स की अमाउंट होगी, ठीक है जी। बोनस, अगर आपको बोनस मिला है किसी भी शेयर पे 10% के हिसाब से, तो उसकी आपने ग्रास डिविडेंड की अमाउंट लिखनी है। टैक्स डिटेक्टेड जितना भी हुआ वो आपने लिखना है यहाँ पे। ये चीज़ें आप कहाँ से देख सकते हैं? MIS FBR की वेबसाइट से, वहाँ से देख सकते हैं कि आपको बोनस कितना मिला है और कितनी अमाउंट पे मिला है, ठीक है जी। अच्छा, ये मैंने आगे डिटेल में लिखी हुई है कि आपने ये चीज़ें कहाँ से देखनी है। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, यानी फॉर एग्जांपल आपका स्टॉक मार्केट में अकाउंट है तो ऑफ कोर्स उसका क्लोजिंग बैलेंस भी होगा, इसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। क्लोजिंग बैलेंस नहीं बोलेंगे, क्लोजिंग बैलेंस बोलेंगे बैंक स्टेटमेंट में। लेकिन एफबीआर में जब आपने रिटर्न जमा करवानी है तो जो एसेट वाला फॉर्म होता है वहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस लिखना होता है। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट स्टॉक मार्केट की ये देखें, ये लिख दी है। इसी तरह हर म्यूचुअल फंड, जिस भी म्यूचुअल फंड कंपनी में आपका अकाउंट है तो वो आप वहाँ से देख के लिख सकते हैं। ये देखें जी, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट यानी 30 जून वाले दिन मैंने कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे, तो ये अमाउंट आ गई जी। इस फंड में कितनी की थी, इस फंड में कितनी की थी, इस फंड में कितनी की थी, ये सारी डिटेल आ जाएगी। बोनस में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बोनस जो है वो ऑलरेडी PSX में ही इन्वेस्ट है, ठीक है जी। तो यहाँ आ गया स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, यहाँ पे म्यूचुअल फंड का। ये मैंने आपको समझाने के लिए 3 म्यूचुअल फंड कंपनीज ली हैं और स्टॉक मार्केट, ठीक है जी। तो यहाँ आप अपनी मर्जी से जो आपका आपकी स्टेटमेंट पर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होगी वो आप यहाँ से दर्ज कर सकते हैं। अच्छा जी, ये चीज़ें आपने मिलनी कहाँ से हैं आपको? ये देखें, स्टॉक मार्केट का जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो आपको मिलेगी इन्वेंट्री बैलेंस डिटेल रिपोर्ट PSX। इसमें भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि इन्वेस्टमेंट कॉस्ट हम कैसे चेक करेंगे। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं NCCPL की वेबसाइट से। एट्रीब्यूट सेलेक्ट एनी बिजनेस ज़ीरो, ये अगर आप डिटेल में FBR का रिटर्न जमा करवाएंगे तो आपको एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसमें आपको ज़ीरो दर्ज करना पड़ेगा, फिर आपकी FBR की रिटर्न जमा होगी। आगे जी, म्यूचुअल फंड की आप इन्वेस्टमेंट कॉस्ट का कैसे मालूम करेंगे? तो वो इन्वेंट्री बैलेंस डिटेल रिपोर्ट म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान यानी NCCPL की वेबसाइट से, या म्यूचुअल फंड की जो ईमेल है या उनकी जो वेबसाइट है वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। आगे जी, ये मैंने कहाँ से ली डिटेल बोनस की?
तो ये आप देख सकते हैं जी, इश्यूएंस ऑफ बोनस शेयर बाय कंपनीज कोटेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज अंडर सेक्शन 236M, यानी ये वाला सेक्शन है एफबीआर में जहां आपने बोनस को डिक्लेयर करना है। ठीक है, क्योंकि 2025 फिस्कल ईयर में मारी ने बोनस दिया था। ठीक है जी, तो उस बोनस को आपने एफबीआर में कहाँ डिक्लेयर करना है, इस सेक्शन में। ये आपने कोड याद रख लेना है 51, ठीक है जी, अंडर सेक्शन 236M, तो वहां पर आपने दर्ज कर देना है। ठीक है जी, ये मैंने आपको फिगर सिर्फ समझाने के लिए एंटर की हुई हैं, आपने अपनी स्टेटमेंट से देख के सारी फिगर्स इंटर करनी है। आगे आगे जी, प्रॉफिट ऑन इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट। अगर आपका नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में आप इन्वेस्टेड हैं तो वो आप अमाउंट यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये मैंने रफली आपको अमाउंट समझाने के लिए लिखी हुई है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका इतनी अमाउंट है आपकी, यहाँ पे आपके पास इतनी अमाउंट है। फॉर एग्जांपल आपने मिज़ान के थ्रू सर्टिफिकेट लिए हैं, यूबीएल के थ्रू सर्टिफिकेट लिए हैं, अल्फला के थ्रू लिए हुए हैं, यहाँ आप लिख दें एचबीएल के थ्रू आपने लिए हुए हैं सर्टिफिकेट, तो सारे आप यहाँ पे लिख देंगे, उनका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे लिख दें। ठीक है जी, अब यहाँ पर एक बात अहम है, ये क्लोजिंग बैलेंस मैंने क्यों लिखा है। फॉर एग्जाम्पल आपने सर्टिफिकेट लिए हुए 5 साल के, तो ऑफकोर्स वो मिच्योर नहीं होंगे, तो आपने उनका क्लोजिंग बैलेंस लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल आपने सर्टिफिकेट लिए थे 3-3 महीने के और वो सारे मिच्योर हो चुके हैं, तो आपने जितना उन पे प्रॉफिट अर्न किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 अर्न किया प्रॉफिट इस पे, और टैक्स मुझे कटा 10, क्योंकि इस पे 10% टैक्स है। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है जी, इसी तरह फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने फिर 100 रुपया जो प्रॉफिट है वो अर्न किया, और यहाँ पे 10 रुपये टैक्स दिया उस पर। ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख दें। ठीक है, और अगर आपका जो सर्टिफिकेट है वो मेच्योर हो चुके हैं तो आप इसको जीरो कर दें। फॉर एग्जाम्पल मिजान का मेरे पास मेच्योर हो चुका है तो मैं उसे जीरो कर देता हूँ। ठीक है जी, क्योंकि वो सारी अमाउंट मेरे अकाउंट में आ चुकी है, इसलिए मैं इसे जीरो कर देता हूँ। लेकिन अगर आप वो स्टिल इन्वेस्टेड हैं, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में स्टिल इन्वेस्टेड है, तो आप यहाँ पे वो अमाउंट लिखें जितनी अमाउंट आपने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट की है। ठीक है जी, आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है उसमें अगर आप उसी ड्यूरेशन के दौरान, उसी पीरियड के दौरान, उसी फिस्कल ईयर के दौरान आपकी सारी अमाउंट मेच्योर होके आपके अकाउंट में आ जाती है, तो क्लोजिंग बैलेंस जीरो होगा आपका। लेकिन अगर आप स्टिल इन्वेस्टेड हैं नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में, तो आपको जितनी अमाउंट आपने इन्वेस्ट की होगी, फॉर एग्जांपल 10,000 मैंने इन्वेस्ट किया लेट से, तो आप जितनी अमाउंट इन्वेस्टेड होगी वो यहाँ पे लिखें। और उस साल के दौरान अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने 5 साल का लिया है, तो श्योर आपको 6 महीने बाद प्रॉफिट मिलेगा, तो उस पर टैक्स भी कटेगा। तो जितना आपको टैक्स प्रॉफिट मिलेगा उस पर जितना टैक्स कटेगा वो आप यहाँ पे लिख दें, और क्लोजिंग बैलेंस में लिख दें कि मैं जी स्टिल इन्वेस्टेड हूँ, तो ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है एफबीआर में जाके एसेट वाले फॉर्म में। ठीक है जी, ये आपको समझाने के लिए सारी फिगर्स हैं, इसको आपने देख लेना है। ठीक है जी, आगे हम चलते हैं जी, कैपिटल गेन। ठीक है जी, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड प्लस प्रॉपर्टी सेल। अच्छा, इसका सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, सबसे पहले हम बात करेंगे। ये मिलेगा आपको जी एनसीसीपीएल की वेबसाइट से, आपको पीएसएक्स स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, तीनों का कंबाइन करके जो कैपिटल गेन टैक्स सर्टिफिकेट है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करेंगे इसके लिए भी वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, वो आप डिटेल में चेक कर लेंगे। ठीक है जी, अच्छा चले जी, इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टी सेल की। अगर आपने उसी साल कोई प्रॉपर्टी भी सेल की है तो क्या होगा जी, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, उसका जितना ग्रॉस प्रॉफिट होगा या लॉस, प्रॉफिट ही आपने लिखना, लॉस लिखने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट लिखेंगे, टैक्स डिडक्ट जितना हुआ है वो आप लिखेंगे, और नेट गेन हमारे पास आ जाएगा। इसको भी हम येलो कर देते हैं, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पे। ठीक है जी, ये आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, इसका जो हमें एनसीसीपीएल की वेबसाइट से एक सर्टिफिकेट मिलता है, ये देखें जी, ये मैंने लिखा हुआ है साथ, एनुअल कैपिटल गेन टैक्स सर्टिफिकेट फ्रॉम एनसीसीपीएल। इन तीनों का कंबाइन जो हमें मिलता है उसका आपने यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट लिख लेना है। ठीक है जी, यहाँ पे आपने जितना टैक्स
उस सर्टिफिकेट पे लिखा होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। ये मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ रफली डिजिट डाले हुए हैं। इसी तरह उस साल अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी सेल की है, ठीक है, तो आपने प्रॉपर्टी वाले सेक्शन देख के उस पर जितना गेन हुआ होगा आपको वो आपने यहाँ पे लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल आपको 100,000 जितने भी अमाउंट आपको हुई है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है जी। और प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन आपने अलग से करके अगर उस पर कोई टैक्स बनता हुआ आपका कैपिटल गेन टैक्स, क्योंकि प्रॉपर्टी अगर आप 1 ईयर के लिए होल्ड करते हैं उसके बाद बेचते हैं तो उसका अलग टैक्स होगा। अगर आप प्रॉपर्टी 2 साल के लिए होल्ड करते हैं, 3 साल के लिए, 5 साल, 6 साल, 7 साल, तो उसी हिसाब से उसका टैक्स भी कैलकुलेट होगा। तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है जी। तो ये सारी अमाउंट आपकी ऑटोमेटिकली नीचे जो मैंने एफपीआर का एक कॉलम बनाया हुआ है वहाँ पर डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पर मैं अमाउंट नहीं लिख रहा, अगर आप चाहते चले मैं लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10,000 रुपया मैंने प्रॉफिट किया है और प्रॉपर्टी फॉर एग्जाम्पल मैंने सेल की है जी 10 साल बाद, और उस पर टैक्स 0 होगा, कैपिटल गेन टैक्स, क्योंकि 6 साल के बाद प्रॉपर्टी पे जो टैक्स है वो 0 हो जाएगा अगर आपने प्रॉपर्टी 2025 से पहले परचेज की हुई है, या जिस भी सन में आपने परचेज की हुई है उसी के हिसाब से जो भी आपको टैक्स वगैरह लगेगा वो आपने यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख देना है, ठीक है जी। ये हो गया जी हमारा कैपिटल गेन वाला सेक्शन। उसके बाद आगे जी अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल एबीसी आपके पास प्रॉपर्टी है, उसकी आपको रेंटल इनकम भी आती है, तो वो आपने येलो वाले सेक्शन को चेंज नहीं करना। यहाँ पे आपने जितना आपको रेंट साल में वसूल हुआ है या वसूल होना है, ठीक है जी, जो भी रेंट होगा वो आप यहाँ पे लिख दें। फॉर एग्जांपल मैंने 2,95,000 लिखा है, आपका जितना 2.5 लाख रेंट आता है, 2 लाख आता है साल का, 1 लाख आता है, जितना भी रेंट आपका आता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है जी। वो यहाँ पे लिखेंगे ऑटोमेटिकली उसकी जो नेट इनकम है वो हमारे पास आ जाएगी, जो कि हमने एफबीआर में डिक्लेयर करनी है। किस सेक्शन में करनी है वो सारी अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है जी। आपने एफबीआर में 2,95,000 प्रॉपर्टी वाले सेक्शन में एंटर करना है और 2,36,000 जो अमाउंट है 20% डिटेक्ट के बाद वो एफबीआर भी आपको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देगा। वो आपने कहाँ पे एंटर करनी है वो नीचे हम आपको अभी बताते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आगे जी एग्रीकल्चर इनकम। अगर आपके पास कोई भी लैंड है, ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर है और उस पर आप काश्तकारी करते हैं या आपने किसी को ठेके पे दी हुई है या आपने किसी के साथ हिस्सादारी की हुई है, तो उस सूरत में आपने यहाँ पे ग्रॉस इनकम आपकी लिख देनी है जितनी भी। इसमें क्या है एग्रीकल्चर इनकम में कि आपके पास फॉर एग्जांपल जितने भी एक्सपेंस हुए हैं वो एक्सपेंस डिटेक्ट करने के बाद जितनी आपके पास नेट इनकम आएगी, इसे हम नेट इनकम बोलेंगे, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। क्योंकि मैंने टैक्स नहीं लिखा इसलिए नेट इनकम और ग्रॉस इनकम बराबर आ गई है, ठीक है जी। तो वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। एग्रीकल्चर इनकम की ट्रीटमेंट और तरह की होती है। एग्रीकल्चर इनकम का जो टैक्स होता है वो सूबे कलेक्ट करते हैं और एफबीआर में हमने सिर्फ उसको एंटर करना होता है उस डाटे को, ठीक है जी। अगर आपके पास प्रूफ हो टैक्स का तो उसके बाद ही आप एफबीआर में एग्रीकल्चर इनकम डिक्लेयर करें, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम ज़्यादा हो, ठीक है जी। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम जो है वो कम है तो फिर आप लिख सकते हैं 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, आप लिख सकते हैं साल की। ये भी आपने साल की अमाउंट यहाँ पे लिखनी है, ठीक है जी। आगे है जी कॉलम जी एक्सपेंस का, यानी आपके पास ऑफ कोर्स फ़ोन भी होगा, ठीक है, आपके नाम पे यूटिलिटी बिल वगैरह भी होंगे, ठीक है जी। तो रिफंडेबल टैक्सेस भी इसमें मैंने ऐड किए हुए हैं, ठीक है जी। मोबाइल फ़ोन नंबर आपके पास जो भी मोबाइल नंबर होगा वो आप यहाँ पे लिख दें, उसका एक्सपेंस लिख दें, टैक्स डिटेक्ट जहाँ से भी हुआ है वो आप यहाँ पे लिख दें, ठीक है जी। ये एडवांस टैक्स की कैटेगरी में आता है ऑप्शन। ये टैक्स आपको कहाँ से मिलेगा, ये आप टैक्स सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं मुतलका कंपनी में, जिस भी कंपनी में आपका सेल फोन रजिस्टर्ड है। फॉर एग्जांपल टेलीनार कंपनी में है तो टेलीनार के ऐप से भी आप टैक्स सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर कोई टैक्स कटा है तो वो लिख दें। एक्सपेंस की कैटेगरी में जितना बिल आपने पे किया वो यहाँ पे लिख दें, ठीक है जी। इसी तरह गैस का, इसी तरह होम एक्सपेंस है।
फॉर एग्जांपल होम एक्सपेंस आपने 500 की हैं, 5 लाख की हैं, 10 लाख की हैं, वो आप यहाँ पे लिख दें। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे डाटा डाला हुआ है, ठीक है जी। इसी तरह उसी साल अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है तो उसका आपने टैक्स दिया होगा 236C का, तो वो आप टैक्स यहाँ पे लिख दें, ठीक है जी। और इसी तरह उसी साल अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी परचेज की है तो आपने 236K का टैक्स दिया होगा, तो उस पे जो टैक्स दिया है आपने वो आप यहाँ पे लिख दें, ठीक है जी। तो उसी हिसाब से ये जो एक्सेल की शीट है ये ऑटोमेटिकली डाटा को कैलकुलेट करेगी और आपको बताएगी कि आपने एफबीआर के किस सेक्शन में डाटा एंटर करना है, वो हम नीचे देखते हैं। आगे है जी, अगर आप फॉर एग्जांपल ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, ठीक है, या ओवरसीज नहीं है लेकिन आपके अकाउंट में बाहर से आपके किसी भाई ने, किसी बहन ने, माँ ने, बाप ने या किसी भी रिलेटिव ने आपके अकाउंट में रेमिटेंस भेजी हैं, तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मिजान बैंक है और उसमें आपने रेमिटेंस रिसीव की हैं, तो वो आप यहाँ पे लिख दें, जितनी भी रेमिटेंस आपने रिसीव की हैं, चाहे वो आपने अपने अकाउंट में रिसीव की हैं, आपने खुद भेजी हैं अपने अकाउंट में, या आपने अपने अकाउंट में किसी और से रिसीव की हैं, ठीक है जी, अपने भाई से, बहन से, भतीजे से, किसी से भी, तो वो आपने यहाँ पे लिखनी। रेमिटेंस आपने वो लिखनी है जो आपने अपने अकाउंट में रिसीव की है, वो चाहे आपने खुद सेंड की है एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी, या आपके किसी भी रिलेटिव ने सेंड की है आपके बैंक अकाउंट में, तो वो आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है जी। आई होप आपको रेमिटेंस की समझ आ गई होगी कि हमने रेमिटेंस को किस तरह एंटर करना है, यानी आपके अकाउंट में या CNIC के अगेंस्ट आपने अपने CNIC के अगेंस्ट या अपने बैंक अकाउंट में, दोनों दोनों कैटेगरी में किसी से रिसीव की है रेमिटेंस, या आपने खुद अपने अकाउंट में रेमिटेंस भेजी है, तो वो रेमिटेंस यहाँ पे आपने लिखनी है, ठीक है जी। अगर आपने खुद रेमिटेंस अपने बाप के अकाउंट में भेजी है तो वो आपने यहाँ पे नहीं लिखनी, क्योंकि वो आपके बाप की रेमिटेंस होगी, ना कि आपकी। भेजने वाले हो सकता आप ही हो, लेकिन रिसीव करने वाला जो होगा वो उसी की रेमिटेंस तस्वर की जाएंगी, ठीक है जी। टैक्स तो इस पे कटता कोई नहीं है पाकिस्तान में, नेट रिसीव मैंने नहीं लिखे, तो इसमें आपने ये चीज़ें लिख देनी है, ठीक है। येलो वाले जो रो है, कॉलम है, उसको आपने टच नहीं करना, ठीक है जी। आगे जी ये टोटल आ गया हमारे पास। टोटल क्या है जी? टोटल विद RDA यानी रोशन डिटेल अकाउंट के, अगर फॉर एग्जांपल आप ओवरसीज हैं और आपके पास लोकल अकाउंट भी है पाकिस्तान का, ठीक है जी, तो ये उस सूरत में है। अदरवाइज आप इसको देख सकते हैं टोटल इनफ्लो विदाउट RDA। तो विदाउट RDA आप ये देख सकते हैं। अगर आपके पास दोनों मिक्स अकाउंट है तो ये मैंने सबके लिए बना दी है एक वन टाइम एक्सेल की शीट, ताकि अगर आप ओवरसीज हैं तब भी आपके लिए फ़ायदा है, अगर आप ओवरसीज नहीं है तब भी आपके लिए फ़ायदा है। लेकिन अगर आप ओवरसीज हैं और आपके पास पाकिस्तान में भी सोर्स ऑफ इनकम है, पाकिस्तान में भी बैंक अकाउंट है और आपके पास रोशन डिजिटल अकाउंट भी है, तो उस सूरत में आप दोनों भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं शीट, ठीक है जी। ये सब के लिए है। तो टोटल विद RDA ये आएगा, ग्रास प्रॉफिट हमारे पास ये इतना टैक्स कटा है, ठीक है जी, नेट आ गया, क्लोजिंग बैलेंस इतना हमारे पास आ गया, ठीक है जी। इसी तरह टोटल विदाउट RDA डेट, ठीक है, टोटल इनफ्लो विदाउट RDA डेट, ये आपने देख लेना है, ठीक है जी। आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करेंगे आप देख लेंगे। आगे है जी, ये जो हमने लिखा हुआ है ये सारा FBR में से डाटा मैंने कलेक्ट किया है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम डिक्लेयर एज पर रिटर्न फॉर द ईयर, ये जो जो सेक्शन होगा उसमें ऑटोमेटिकली ये सारा डाटा फिल हो जाएगा। ये देखिए मैंने इधर 2,95,000 रेंट की अमाउंट डाली है, ठीक है जी, और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाएगी 2,36,000। तो इस कॉलम में आपने क्या लिखना है, 2,36,000 FBR में, ठीक है जी। इस येलो वाले जो ऑप्शन है इसको आपने टच नहीं करना, ठीक है जी, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाटा आ जाएगा। जब आप ऊपर डाटा एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली डाटा जो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम हमने 1 लाख डाली थी, 1 लाख आ गई है। एग्रीकल्चर इनकम हमने 2 जगह डिक्लेयर करनी है, ये देखें एग्रीकल्चर इनकम FBR में, और ये वाला जो ऑप्शन होगा वेल्थ स्टेटमेंट वाला, वहाँ पर आपने एंटर करनी है। इसी तरह इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये आप जब
इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आपने 2,95,000 इंटर करनी है और सिस्टम आपको बताएगा कि आपका 20% जो एक्सपेंस है वो हमने माइनस कर दिया और 2,36,000 हमने तस्वर किया कि आपकी इनकम है प्रॉपर्टी से। और वेल्थ स्टेटमेंट में इसी तरह आपने ये 2,36,000 इंटर कर देना है। ये आप पढ़ सकते हैं, इनकम डिक्लेयर एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, वो आपने देख लेना है। इसी तरह जो कैपिटल गेन हुआ है हमें, ठीक है, वो हमें 60,000 हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो वो हमारे पास यहाँ पे आ गई। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स क्या है जी? डिविडेंड की इनकम है, ठीक है जी, तो वो यहाँ पे आ गई है। इसी तरह अगर आपकी कोई और इनकम होगी किसी टर्म सर्टिफिकेट से तो वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की इनकम हुई तो वो यहाँ पे आ जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली ये जो एक्सेल की शीट है ऑटोमेटिकली इसको यहाँ पे ले आएगी, ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है। इसी तरह रोशन डिजिटल अकाउंट के अलावा जो भी आपके पास प्रॉफिट ऑन डेट हुआ है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपने सिर्फ यहाँ पे डाटा एंटर करना है और बाकी अमाउंट यहाँ पे खुद ब खुद आ जाएगी। वो आप सिर्फ टैली कर सकते हैं कि आया मेरी अमाउंट ठीक है या नहीं ठीक, ठीक है जी। इसी तरह ये वेल्थ स्टेटमेंट आपने इनकम एट्रीब्यूट टू रिसिप्ट डिक्लेयर एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू फिक्स एंड फाइनल इनकम, ये हमारे पास आ जाएगी, ठीक है जी, फिक्स एंड फाइनल इनकम। इसी तरह रेमिटेंस, अगर आपने कुछ जितनी भी रेमिटेंस रिसीव की होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। लिखनी है आपने कहाँ पे है, यहाँ पे। येलो वाला जो सेक्शन है उसे आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। जो तो ये हमारे पास टोटल इनफ्लो आ जाएगा, कितना हुआ है, टोटल टैक्सेस वो यहाँ पे आ जाएंगे। ये रेड वाला ऑप्शन ये भी आपने बिल्कुल जो टच वो नहीं करना, टोटल टोटल टैक्सेस जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से आएंगे, ये वाला ऑप्शन, ठीक है जी। इसी तरह ये जो ग्रीन है इसको भी आपने बिल्कुल भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ ऊपर वाले जो सेक्शन है वहां पे डाटा एंटर करना है, बाकी सारा डाटा ऑटोमेटिकली पॉपअप हो जाएगा। इसी तरह अदर एक्सपेंस इलेक्ट्रिसिटी बिल फोन वगैरह उसका डाटा आ जाएगा। आगे मैं बात करता हूँ फॉर एफबीआर, यानी ये आपके पर्सनल के लिए है अगर आप रोशन डिटेल अकाउंट होल्डर हैं, नहीं तो ये सबके लिए। एफबीआर में टोटल इनकम आपकी आ जाएगी, एसेट इंक्रीज इस साल जितने हुए वो आ जाएगा, ठीक है जी। फिस्कल ईयर 2025 क्लोजिंग बैलेंस ये आ जाएगा, इसको आपने नहीं छेड़ना। इस सेक्शन को आपने क्या करना है, 24 का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपने यहाँ पे लिखना है और कैश इन हैंड जो आपके पास 2024 में होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है और कैश इन हैंड जो क्लोजिंग बैलेंस 2025 में आपने रखना है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है जी। तो इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैश इन हैंड मैंने कितना रखना है इस साल, ठीक है जी। टोटल टैक्सेज यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, एक्सपेंस विदाउट टैक्स ये आ जाएगा, टोटल एक्सपेंस इन एफबीआर, ठीक है। एफबीआर में यानी टोटल एक्सपेंस आपके ये आ जाएंगे 2,37,2,37,294, ठीक है। ये आप भी चेक कर सकते हैं। इसी तरह अनरिकंसाइल अमाउंट आपके पास जीरो हो जाएगी। इसको अगर आप चेंज करते हैं तो डाटा आपके पास चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसे चेंज करता हूँ तो डाटा हमारे पास चेंज होगा, ये देखिए, ठीक है जी, क्योंकि डाटा हमने गलत एंटर किया है। अगर हम सही डाटा एंटर करेंगे तब ही ये अमाउंट जो है वो सही एंटर होगी, ठीक है जी। इसी तरह ये अगर रोशन डिटेल अकाउंट है तो उसके साथ आपके पास ये डाटा हमारे पास आ जाएगा, टोटल रेमिटेंस, ग्रास प्रॉफिट विद आरडी और टोटल एक्सपेंस हमारे पास आ जाएंगे। आई होप आपको उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं आज हम इस पे बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो कुछ डॉक्यूमेंट मेरे पास पड़े हुए हैं वो मैं आपको शो करवा दूंगा। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट होंगे आपको रिक्वायर्ड होंगे जब आप खुद से एफबीआर की रिटर्न जमा करेंगे या किसी भी वकील से करवाएंगे तो वो आपसे ये डॉक्यूमेंट लाजमी मांगेगा, क्योंकि उसी डॉक्यूमेंट से देख के उसने आपका टैक्स रिटर्न जो है वो जमा करवाना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जी बैंक स्टेटमेंट से। आपके पास कोई भी बैंक अकाउंट हो, चाहे वो करंट अकाउंट हो चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, वो किसी भी बैंक में हो, यूबीएल, मिजान, अल्फलाह, अलाइड, किसी भी बैंक में, नो मैटर, वहां से आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट वो डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। उस बैंक स्टेटमेंट पे हमारे पास क्या चीज लिखी होगी, क्लोजिंग बैलेंस
30 जून, वो 2025 भी हो सकता है, 2024 भी हो सकता है, डिपेंड ऑन योर FBR रिटर्न फिलिंग। साल 2025 का है तो 2025 का होगा, 2024 हुआ तो 2024 का होगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें चाहिए बैंक स्टेटमेंट, जिस पे हमने फाइंड करना है क्लोजिंग बैलेंस 30 जून 2025 का। आगे हम बात करते हैं कि अगर आपका बैंक अकाउंट सेविंग है तो उस पर आपको प्रॉफिट मिला होगा, तो उस प्रॉफिट पे भी टैक्स कटा होगा। तो वो आपने क्या करना है, टैक्स सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना है मुतलका बैंक के ऐप से या बैंक की वेबसाइट से, या आप बैंक में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, वो आपको टैक्स सर्टिफिकेट दे देंगे, जिसके ऊपर आपका टोटल प्रॉफिट जो 1 साल में हुआ है वो, प्लस उस प्रॉफिट पे आपका जितना भी टैक्स कटा है वो, ये दोनों चीजें उस पे लिखी होंगी। ठीक है जी। और अगर आपके पास टैक्स सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सिंपल स्टेटमेंट से भी देख सकते हैं कि आपके पास 1 साल में उस बैंक ने आपको कितना प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट ऑन डेट। वो 12 एंट्रीज होंगी और उन 12 एंट्रीज पे आपका विद होल्डिंग टैक्स भी 12 एंट्रीज ही होंगी जो कि लिखा होगा। ठीक है। तो आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं स्टेटमेंट से, नहीं तो आप टैक्स सर्टिफिकेट ले सकते हैं, उसके ऊपर आपका कंप्लीट टोटल प्रॉफिट लिखा होगा और टोटल टैक्स जितना डिटेक्ट हुआ है वो लिखा होगा। ठीक है। ये हो गया जी बैंक के मुतलका। अभी बैंक के थ्रू अगर आपने डेपोजिट लिया हुआ है, कोई सर्टिफिकेट लिए हुए हैं, कोई स्कूप में एंट्री की हुई है, डेट इंस्ट्रूमेंट में ली पार्टिसिपेट किया हुआ है, टैक्स सर्टिफिकेट उसका भी चाहिए। ठीक है। वो भी आप बैंक के थ्रू ले सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास नेशनल सेविंग में अकाउंट्स हैं, ठीक है, सेविंग है, करंट्स है, या आपने वहां पे अपनी सेविंग जमा करवाई हुई है जिसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिलता है, तो वहां से आपको टैक्स सर्टिफिकेट लाजमी चाहिए। ठीक है। उसी के ऊपर लिखा होगा कि इस 1 साल के दौरान आपको कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना टैक्स उस पे कटा है। ठीक है जी। ये एंट्री होगी। अगर आगे हम चलते हैं, अगर किसी के पास म्यूचुअल फंड का अकाउंट है, किसी भी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी में, फॉर एग्जांपल मिजान में, यूबीएल में, अलमिजान इन्वेस्टमेंट, यूबीएल इन्वेस्टमेंट फंड्स, किसी में भी आपका अकाउंट है तो वहां से आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए जिसे हम टैक्स सर्टिफिकेट कहते हैं। उसके ऊपर कौन सी डिटेल होगी ये हम देखते हैं। उसमें हमें हमें चाहिए डिविडेंड की डिटेल और कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है। 30 जून 2025 वाले दिन, यानी 30 जून 2025 को हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा, ना कि मार्केट वैल्यू, यानी कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी होगी उस म्यूचुअल फंड में। तो मेरे पास एक म्यूचुअल फंड पड़ा हुआ है, उसकी रिपोर्ट पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। ये देखें जी, ये यदि अल मिजान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड। ठीक है। यहाँ पे आपकी डिटेल होगी, यहाँ पे लिखा होगा टैक्स सर्टिफिकेट फिस्कल ईयर 2024 से 2025। आप जिस भी फिस्कल ईयर का डाउनलोड करना चाहते हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। 23 से 24 का चाहिए, 24 से 25, 25 से 26, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है। ये सर्टिफिकेट है, इसमें ये देखें डिविडेंड इनकम लिखी होगी टोटल, और टैक्स ऑन डिविडेंड ये लिखा होगा। ठीक है। टोटल टैक्स डिटेक्टेड एंड डिपॉजिट ये लिखा होगा। और ये चीज आपको चाहिए कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और टोटल कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज एट 30 जून 2025 या 2026 या 2024, जिस भी साल में आप रिटर्न जमा करवा रहे होंगे उसी साल की आपको चाहिए। ठीक है जी। ये होगा हमारे पास म्यूचुअल फंड का। आगे हम देखते हैं कि हमें क्या चीज रिक्वायर्ड है। ये म्यूचुअल फंड में हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, एक डिविडेंड और दूसरा कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ताकि हमने जब क्लोजिंग बैलेंस में एफबीआर में रिटर्न जमा करवानी है तो उसमें हमने क्लोजिंग बैलेंस भी लिखना होता है, यानी कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। आगे चलते हैं कि अगर आपका स्टॉक मार्केट में अकाउंट है तो उसके लिए आपको कौन कौन सी रिपोर्ट रिक्वायर्ड होगी। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट में अगर आपका अकाउंट है तो वहां पे आपको डिविडेंड की रिपोर्ट चाहिए। ठीक है। तो डिविडेंड की रिपोर्ट आपने कहाँ से लेनी है, वो आपने लेनी है सीडीसी की वेबसाइट से।
सीडीसी की वेबसाइट से जो रिपोर्ट डाउनलोड होगी उसका मैं आपको जो फाइल है वो किस तरह की होगी वो मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले करवा देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक रिपोर्ट पड़ी हुई है। ये देखिए यूएएन नंबर लिखा होगा, नेम लिखा होगा और ये पेमेंट डेट लिखी होगी 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 या जिस भी साल में आपको चाहिए वो यहाँ पे लिखी होगी। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है आपने सीडीसी की वेबसाइट से डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पे ये देखें टोटल लिखा होगा। ठीक है, कितना डिविडेंड आपको मिला और कितना उस पर टैक्स कटा, ये चीजें होगी। ये होगी जी सीडीसी की रिपोर्ट हमारे पास। आगे हमें चाहिए, अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं तो हमारे पास दो तरह के रिटर्न होते हैं, एक डिविडेंड और दूसरा कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन जो का सर्टिफिकेट है वो आपने डाउनलोड करना है एनसीसीपीएल की वेबसाइट से। तो एनसीसीपीएल की वेबसाइट से जब आप कैपिटल गेन का सर्टिफिकेट लेंगे उसमें आपको 3 मार्केट्स जो है वो कवर करता है। पहली स्टॉक एक्सचेंज, दूसरी म्यूचुअल फंड, तीसरी पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। इन तीनों का जो कैपिटल गेन लॉस हुआ होगा उसको कंबाइन करके वो हमें एक सर्टिफिकेट, एनुअल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसे बोलते हैं एनुअल कैपिटल गेन सर्टिफिकेट। ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी हमें कैपिटल गेन होता है तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे कंबाइन कर दिया गया है एनसीसीपीएल की तरफ से। ठीक है, तो मेरे पास एक सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है वो आपको शो करवा देता हूँ। तो वहां से आप देख सकते हैं एनसीसीपीएल का जो ये देखें एनुअल सर्टिफिकेट ऑफ कैपिटल गेन। ठीक है, ये इसमें हमारे पास ये देखें जी ये लिखा हुआ है करंट टैक्स शेयर टैक्सेबल यानी कैपिटल गेन लॉस ऑन सिक्योरिटीज। ये हमारे पास टोटल आ जाएगा और यहाँ पे इसकी होगी टैक्स की डिटेल। ये देखें ये हमारे पास आ जाएगी करंट, ये यहाँ पे आ जाएगी करंट ईयर की कितना हमें कैपिटल गेन या लॉस हुआ है और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी टैक्स की अमाउंट, कितना टैक्स डिटेक्ट हुआ है एनसीसीपीएल की तरफ से हमारे कैपिटल गेन पे। कैपिटल गेन कहाँ हुआ है? स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। तो ये हमारे पास आ गई कैपिटल गेन की डिटेल। ठीक है, ये हमें लाजमी चाहिए क्योंकि कैपिटल गेन में हमने एंट्री जब करनी है। ठीक है, आगे हमारे पास एक सर्टिफिकेट चाहिए जिसे हम बोलते हैं इन्वेंट्री बैलेंस सर्टिफिकेट। इसका पर्पस क्या होता है? इन्वेंट्री बैलेंस सर्टिफिकेट का पर्पस ये होता है कि जब आपके पास शेयर्स पड़े हो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, आपके पास मल्टीपल अकाउंट हो या सिंगल अकाउंट हो, कोई भी अकाउंट हो, नो इश्यू, तो आपने क्लोजिंग बैलेंस लिखना है। अब क्लोजिंग बैलेंस जब आप लिखेंगे तो वहां पे एक वैल्यू आ रही होगी मार्केट वैल्यू, एक होगी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो हमने जो क्लोजिंग बैलेंस लिखना है उसमें हमने लिखना है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो म्यूचुअल फंड की भी हो सकती है, वो स्टॉक एक्सचेंज की भी हो सकती है, वो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की भी हो सकती है। ठीक है, तो ये तीनों सर्टिफिकेट जो है वो हमें एनसीसीपीएल की वेबसाइट से मिल जाएंगे जिसका नाम इस तरह होगा कि इन्वेंट्री बैलेंस रिपोर्ट फॉर पीएसएक्स, ये अलग डाउनलोड होगी, फॉर म्यूचुअल फंड ये अलग डाउनलोड होगी और फॉर पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज ये रिपोर्ट अलग डाउनलोड होगी। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा देता हूँ, इन्वेंट्री बैलेंस डिटेल है जिसमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। ये देखिए जी ये हमारे पास रिपोर्ट है एनसीसीपीएल की तरफ से इन्वेंट्री बैलेंस डिटेल रिपोर्ट, जो कि हम एनसीसीपीएल की वेबसाइट से खुद से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री डेट लिखा होगा वहां पे 30/6/2025 या आप जब भी जिस भी ईयर की आपको चाहिए वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ डिटेल होगी, यहाँ पे शेयर्स की डिटेल होगी और हम मैं आपको फाइनल बता देता हूँ कि सीएम वाइज टोटल जो है वो आपकी इन्वेंट्री बैलेंस रिपोर्ट में कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कहाँ लिखी होगी टोटल, ये शेयर वाइज लिखी होगी। जैसे देखें सिंबल वाइज टोटल, ये जो भी सिंबल होगा इधर आपका उसकी सिंबल वाइज टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ये आ जाएगी 30 जून वाले दिन। ठीक है, इसी तरह दूसरे सिंबल की आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 शेयर है, 2 शेयर है, 5 शेयर है, 10 शेयर है, जितने भी शेयर होंगे उनकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ से हम चेक करते हैं जी फाइनल सीएम वाइज। ये देखें जी ये इन्वेंट्री जो डिटेल होगी, अगर आपके पास मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंज के अकाउंट होंगे तो सीएम वाइज टोटल में हमारे पास यहाँ पे कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगी जो कि आपने एफबीआर की रिटर्न में जमा करवानी है और लिखनी है वहां पे क्लोजिंग बैलेंस में। ठीक है,
तो आपको कोई अपने खुद से हिसाब करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने कितना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है, कौन से शेयर में कितना किया है, कब बेचा है, कब खरीदा है। आपके पास 30 जून वाले दिन जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा आपकी कॉस्ट पे, वो यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ से आपने टोटल वैल्यू लिखनी है और एफबीआर की वेबसाइट पे जाके क्लोजिंग बैलेंस में वहाँ पे स्टॉक मार्केट के अकाउंट में आपने क्लोजिंग बैलेंस आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिख देनी है। ठीक है, जैसे आप बैंक की क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं, इसी तरह स्टॉक मार्केट की क्लोजिंग बैलेंस लिखना है आपने, लेकिन वो कहलाएगा क्लोजिंग बैलेंस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ना कि मार्केट वैल्यू। ठीक है, ये बड़ी कंफ्यूजन सी चीजें हैं, तो मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है कि सीएम वाइज टोटल में जो आपका आएगा, यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वो आपने क्लोजिंग बैलेंस में लिखनी है स्टॉक मार्केट के। इसी तरह म्यूचुअल फंड के भी आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं, वहां भी सीएम वाइज टोटल आ जाएगा हर शेयर का, हर यूनिट्स का। फॉर एग्जांपल आपने म्यूचुअल फंड में किया तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आप यहाँ तो म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ एनसीसीपीएल की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट, और वहां से जिस भी फंड में आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो सीएम वाइज टोटल आ जाएगी, वो आप वैल्यू देख सकते हैं। ठीक है जी, आगे हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा सर्टिफिकेट इसके अलावा और चाहिए। हाँ, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है उस करंट ईयर में, या आपने कोई भी प्रॉपर्टी सेल की है उस करंट ईयर में, तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होगा 236C 236K, यानी खरीदा या बेचा, तो वो आपके पास होना चाहिए। ये यूजुअली आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों के नाम पे सिम होगी, आपके CNIC के अगेंस्ट सिम होगी, वो सिम उस, फॉर एग्जाम्पल आपके पास जैज की सिम है, टेलीनॉर की सिम है, ठीक है, तो उसका आपके पास टैक्स सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी आप ऑनलाइन ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां से आप अपना टैक्स सर्टिफिकेट देख सकते हैं कि आपने कितने का रिचार्ज किया उस करंट ईयर में, और उस रिचार्ज पर आपको कितना टैक्स जो है वो लगा है। ठीक है, मेरे पास एक एग्जाम्पल के तौर पर एक कंपनी की सर्टिफिकेट की रिपोर्ट पड़ी हुई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये टेलीनार की पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपका CNIC नंबर आ जाएगा फॉर मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। ठीक है जी, ये लिखा होगा कि पीरियड ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम जुलाई 2024 टू जून 2025। अगर आपको 2024 का चाहिए तो जुलाई 2023 से 2024 आ जाएगा, अगर आपको 2026 का चाहिए तो 2025 से 2026 आ जाएगा। लेकिन 2026 का तब भी आएगा जब 2026 का साल जो है वो जून और जुलाई, 1 जुलाई के बाद ही आप रिपोर्ट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें जो देखें, ये देखें जी, सर्टिफाइड बैट सम ऑफ रुपी 238.66, यानी ये हमारा टैक्स कटा है, और ये टैक्स कितनी अमाउंट के अगेंस्ट कटा है, ये देखें, ये अमाउंट लिखी हुई है 1829 रुपीज, यानी 1829 रुपीज का हमने रिचार्ज किया 1 साल के दौरान, और उस रिचार्ज पे हमें 238.66 रुपीज जो है वो टैक्स देना पड़ा है। ये टैक्स एडजस्टेबल टैक्स होता है, ये टैक्स आप क्लेम करके वापस एफबीआर से ले सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन ये भी सर्टिफिकेट आपको चाहिए एडजस्टेबल टैक्स की मद में जो एंट्री होती है वहां पे करने के लिए। ठीक है जी, इसी तरह 236C और 236K ये टैक्स भी रिफंडेबल होते हैं, ये आप रिफंड ले सकते हैं, इसकी भी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। ठीक है जी, इसके बाद देखते हैं जी कौन सा सर्टिफिकेट हमें रिक्वायर्ड है। हाँ, इसके बाद आप एफबीआर की वेबसाइट पे जाएं, वहां पर MIS लिखा होगा, MIS जो है ना वो आपने डाउनलोड कर लेना है उस करंट ईयर का, वहां पे कंप्लीट डिटेल होगी आपकी, आपके सेविंग अकाउंट पे कितना प्रॉफिट, कितना टैक्स कटा है वो लिखी होगी, और कोई सर्टिफिकेट आपने खरीदा है या बेचा है उस पे जो गेन हुआ होगा वो उसका वो उसकी डिटेल वहां पे होगी। ठीक है, इसी तरह म्यूचुअल फंड का जो डिविडेंड आपको मिला उसकी डिटेल वहां पे होगी, स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से किसी भी शेयर के अगेंस्ट आपको डिविडेंड मिला उसकी डिटेल वहां पे होगी, 236C और 236K का टैक्स अगर कटा है तो वो वहां पे डिटेल होगी, टेलीफोन की डिटेल वहां पे नहीं होगी, और कैपिटल गेन टैक्स की डिटेल वहां पे नहीं होगी, एफबीआर MIS इंफॉर्मेशन सेंटर में आपको नहीं मिलेगी, ये डिटेल आपको वहां से मिल जाएगी।
तो आई होप एक इंडिविजुअल आदमी जो कि खुद से रिटर्न जमा करवाना चाहता है, उसके लिए तकरीबन ये सर्टिफिकेट चाहिए। आप अगर आपका म्यूचुअल फंड में अकाउंट है तो आपको चाहिए, नहीं है तो ज़रूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट में आपका अकाउंट है तो चाहिए, नहीं है तो ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर आपने प्रॉपर्टी सेल या परचेज़ नहीं की तो ज़रूरत नहीं है। इसी तरह टेलीफ़ोन आपके नाम पे कोई सिम है तो सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं है तो ज़रूरत नहीं है। इसी तरह बैंक अकाउंट है आपके पास होगा तो स्टेटमेंट चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस और टैक्स सर्टिफिकेट सेविंग पे। ठीक है जी। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि अगर आप खुद से रिटर्न जमा करवाते हैं तो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको एडवांस में डाउनलोड करके अपने सिस्टम में, कंप्यूटर में रख लेने हैं और उससे आपने एक एक्सेल शीट रेडी करनी है। उस एक्सेल शीट पे आपने कंप्लीट डाटा जो है फिल करके उसके बाद एफबीआर की रिटर्न में जमा करवाना है। अगर आपको फाइल की वो शीट चाहिए एक्सेल की तो वो मैंने ऑलरेडी ऊपर लिंक लगा दिया, वहां से आप डाउनलोड करके खुद से सारा डाटा जो वर्किंग खुद एक्सेल शीट पे कर सकते हैं और उसके बाद आप एफबीआर की जो रिटर्न है वहां तो अपना डाटा सारा जो है फिल कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।